हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स दोस्तों, जो कि भारतीय इतिहास का है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके बनाया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 20 है मराठा राज्य एवं संघ। स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठबंधन। न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 18वीं सदी का भारत। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 19 मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन 2। और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 18वीं सदी का भारत। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है, मराठा राज्य एवं संघ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मराठा शक्ति का उदय से। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ उनमें सबसे महत्वपूर्ण मराठा राज्य था। मराठा राज्य के उद्भव में अनेक तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अहमदनगर और बीजापुर के प्रशासन और सेनाओं में मराठों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त थे। मुगल जब दक्कन अभियान को बढ़ावा दे रहे थे, उस समय मराठों की शक्ति और प्रभाव का अत्यधिक विस्तार हो चुका था दोस्तों। दक्कन के शासकों तथा मुगलों दोनों ने उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। मलिक अंबर ने वो अस्थायी सहायक सैन्य दलों के रूप में मराठों का उपयोग किया। साथ ही गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग कर मराठों के घुड़सवारों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। तो मुख्य रूप से जो है, अगर मराठों के सैनिक के रूप में जो बल देने वाला कार्य किया दोस्तों, वो मलिक अंबर। वो क्या किया कि वो अस्थायी सहायक सैनिक के रूप में जो है मराठों को नियुक्त किया दोस्तों, और उनका जो प्रयोग जो है गोरिल्ला युद्ध करने में यूज किया, और मराठों के घुड़सवारों का जो है जिससे आत्मविश्वास बढ़ गया। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां मराठों के उदय में सहायक सिद्ध हुई। साथ ही संबंधित क्षेत्रों की पठारी भूमि, किलों के निर्माण तथा जंगली प्रदेश गोरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त थे। यानी पहाड़ी वाला जो क्षेत्र था दोस्तों, वहां गोरिल्ला युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। शाहजी भोसले और उनके पुत्र शिवाजी के रूप में एक कुशल नेतृत्वकर्ता ने मराठा शक्ति के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। में देखते हैं दोस्तों शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोसले और जीजाबाई के यहाँ पुणे के शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म दोस्तों? तो पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। और पिता कौन थे? शाहजी भोसले, और माता जीजाबाई थी। अपनी माता और संरक्षक दादाजी कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम आयु में ही शासन की सभी विद्या में निपुण हो गए। शिवाजी पर उनके गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जिनका संबंध धरकरी संप्रदाय से था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु रामदास। और उनका संबंध किस संप्रदाय से था? तो धरकरी संप्रदाय से। शिवाजी के गुरु रामदास थे, उनका संबंध धरकरी संप्रदाय से था। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ, क्योंकि इस क्षेत्रीय शक्ति का उदय निरंतर मुगल शासन का विरोध करके हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य का स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के सैन्य अभियान कौन कौन से थे। शिवाजी ने सर्वप्रथम अपना सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध किया तथा 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को जीत लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शिवाजी का पहला अभियान, सैन्य अभियान कौन सा था दोस्तों? तो बीजापुर के विरुद्ध था। कब हुआ दोस्तों? तो 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले को जीत लिया गया। तत्पश्चात 1645-47 के मध्य तोरन, मुरुम, देवगढ़ और कोंडाना को शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन कोंडाना पर विजय से क्षुब्ध बीजापुर के शासक ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया, जिस कारण उन्हें यह किला छोड़ना पड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों। 1654 में शिवाजी ने पुरंदर के किले को नीलोजी नीलकंठ से जीता।
तथा 1656 में चंद्रराव मोरे से जाप्ती का किला लिया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि शिवाजी के द्वारा पुरंदर का किला कब लिया गया दोस्तों, तो 1654 ईस्वी में। जाप्ती पर अधिकार की घटना ने शिवाजी को इन क्षेत्रों का अविवादित प्रमुख बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अप्रैल 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई, तो 1656 में, अप्रैल 1656 में। शिवाजी ने 1657 में बीजापुर के आरंभिक क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन प्रदेशों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना प्रारंभ किया। उसने पश्चिमी घाट और समुद्र के मध्य वाले कोंकण क्षेत्रों पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को जीत लिया। इस तरीके से जो है शिवाजी का क्रम चलता रहा दोस्तों जीत का। 1659 ईस्वी में बीजापुर के शासक ने अफजल खान नामक सरदार को शिवाजी के विरुद्ध गुप्त अभियान पर भेजा था। तो कौन भेजा था अफजल खान को? बीजापुर के शासक ने अफजल खान नामक सरदार को शिवाजी के विरुद्ध गुप्त अभियान पर भेजा था, लेकिन शिवाजी ने अपने तीक्ष्ण और साहसिक व्यवहार का परिचय देते हुए अफजल खां की हत्या कर दी और बीजापुर की सेना को पराजित करके कोंकण, कोल्हापुर व पन्हाल के किले पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों मुगलों से संघर्ष किस तरीके से हुआ दोस्तों। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान हेतु आदेश दिया। आरंभिक कार्रवाई में शाइस्ता खान ने पूना पर आधिपत्य स्थापित कर उसे अपना मुख्यालय बना लिया और उसके पश्चात मुगलों ने कोंकण के उत्तरी भाग को भी मराठों से प्राप्त कर लिया। यानी शाइस्ता खान को जो है दक्षिण का सूबेदार किसने नियुक्त किया? औरंगजेब ने, जो कि इसका मामा था औरंगजेब का दोस्तों। आगे देखते हैं 1663 ईस्वी में शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए मुगलों के पूना स्थित शिविर में घुसकर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में शाइस्ता खां बच गया और वहां से भाग गया, लेकिन उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। इन कृतियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर वहां से व्यापारिक वस्तुएं और अन्य माल लूट लिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि शिवाजी ने सूरत पर कब आक्रमण किया था, तो 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने जो है मुगलों के बंदरगाह सूरत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं दोस्तों शाइस्ता खां की विफलता के पश्चात औरंगजेब ने आमेर के कछवाहा सरदार राजा जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। तो पहले शाइस्ता खां को बनाया दोस्तों, उसके पश्चात राजा जय सिंह को बनाया, जो कि कछवाहा सरदार था। जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से था। उसे औरंगजेब ने असीम प्रशासनिक और सैन्य शक्ति प्रदान की। वर्ष 1665 में जय सिंह ने कूटनीति का सहारा लेते हुए शिवाजी के पुरंदर प्रदेश पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप शिवाजी और जय सिंह के मध्य समझौता वार्ता आरंभ हुई, जिसमें निम्न शर्तों पर सहमति बनी। पहला, शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े और 12 किले शिवाजी के पास इस शर्त पर छोड़े गए कि वह मुगलों के प्रति वफादार रहेगा। बीजापुर राज्य के 4 लाख हून की आमदनी वाले क्षेत्र जो पहले से शिवाजी के पास थे, उन्हें पूर्ववत यथास्थित रहने दिया गया। शिवाजी के अनुरोध पर उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से दूर रखा गया, लेकिन उसके अल्पवयस्क पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। लेकिन शिवाजी ने वचन दिया कि यदि मुगल दक्कन में कोई आक्रमण करेगा तो वह उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल होगा। यह समझौता पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में हुई। किसके किसके बीच हुई दोस्तों, तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। 1666 ईस्वी में 1666 में औरंगजेब से आगरा मिले और उन्हें जयपुर महल में कैद कर लिया गया। यानी शिवाजी जो है 1666 में औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा आए और उन्हें जयपुर महल में ही कैद कर लिया गया, लेकिन वह अपने हमशक्ल होरजी फरजद को अपने स्थान पर लिटाकर भाग निकले। यद्यपि बीजापुर विरोधी अभियान की विफलता के साथ पुरंदर की संधि अर्थविहीन हो गई।
सितंबर 1666 में शिवाजी ने रायगढ़ पहुंचकर दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के द्वारा एक संधि प्रस्ताव रखा और जिसे औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की और उनके पुत्र संभाजी को मनसब प्रदान किया और बरार की जागीर प्रदान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा ही दी गई थी। 1670 में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा और अगले 4 वर्षों तक पुरंदर सहित अनेक किलों को मुगलों से जीत लिया। विशेष रूप से खानदेश और बरार में आंतरिक आक्रमण किए। इन आक्रमण की का सफलता होना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मुगल उत्तर पश्चिम प्रांत में अफगानों के दमन में व्यस्त थे। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक। 16 जून 1674 को शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक रायगढ़ किले में प्रसिद्ध विद्वान विशेश्वर भट्ट, जो कि गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा किया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ दोस्तों, तो 16 जून 1674 ईस्वी को। 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो रायगढ़ किले में हुआ। और किसके द्वारा हुआ, तो प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों विश्वेश्वर भट्ट, जिन्हें गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण की। 1676 में शिवाजी ने एक और साहसिक कदम उठाते हुए गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह से उसके दरबार में उपस्थित मदन्ना और अखन्ना नामक 2 भाइयों की सहायता से बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण की योजना बनाई। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का स्वागत किया और एक औपचारिक समझौते को संपन्न किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के रूप में वार्षिक 1 लाख खून लगभग 5 लाख रुपए देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत भी रखेगा, लेकिन बदले में कर्नाटक के जो प्रदेश जीते जाएंगे और वहां प्राप्त आमदनी यानी लूट का माल में बराबर का हिस्सेदारी होगा। शिवाजी ने बीजापुर से जिंजी और वेल्लोर के क्षेत्र प्राप्त किया। उसने अपने सतुल्य भाई एकोजी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, किंतु शत्रु क्षेत्रों को हिंदू जनसंख्या को भी उन्होंने लूटा। तो हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की दोस्तों, की हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि ग्रहण की, किंतु शत्रु क्षेत्रों की हिंदू जनसंख्या को भी उन्होंने लूट लिया था दोस्तों। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी सैन्य कार्रवाई थी। इस अभियान से लौटने के कुछ ही दिनों के पश्चात 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो कर्नाटक पर आक्रमण उनका लास्ट सैन्य कार्रवाई था दोस्तों, और 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। शिवाजी ने अपने शासनकाल में एक ठोस शासन प्रणाली की नींव रखी थी। हालांकि शिवाजी का शासन प्रणाली बहुत समय तक दक्कनी राज्यों के सोदृश्य था। शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में बटा था। पहला भाग शिवाजी के नियंत्रण में था और स्वराज यानी मुल्क कदीम कहलाता था। दूसरा भाग वह क्षेत्र था जो मुगलों और बीजापुर के अधिकार में था, जहां से शिवाजी चौथ वसूलते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन। शिवाजी के प्रशासन में राजा एक प्रमुख व्यक्ति था, जो प्रधान सेनापति एवं न्यायाधीश था। राजा को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अष्टप्रधान का संबंध किसके मंत्रिमंडल से है, पूछा जाता है दोस्तों, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल से। और ये अष्टप्रधान में कौन शामिल थे, तो 8 मंत्री थे। 8 मंत्रियों को रखा गया था। तथापि मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी थे। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष अधिकारी के वर्ग अष्टप्रधान की संरचना निम्न रूप से देख सकते हैं दोस्तों। पहला है पेशवा। यह सबसे महत्वपूर्ण पद था, जो वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। दूसरा दोस्तों सरे नौबत या सेनापति। यह सेना संबंधी कार्यों का संचालन करता था। पेशवा की भांति सेनापति का भी पद अत्यंत सम्मानजनक था और यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को ही प्रदान किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, मजूमदार या अमात्य। यह पद राज्य के लेखा
पाल का था, जो वित्त व राजस्व संबंधी कार्यों की देखभाल करता था, यानी मजूमदार या आमद क्या था दोस्तों, तो यह लेखपाल का पद था दोस्तों, जो वित्त के राजस्व संबंधी कार्यों का देखभाल करता था। वाक्यान्वेष, इस पद पर गुप्तचरी, डाक विभाग और राजकीय गृहस्थ की देखरेख का दायित्व था। शुरूनवीस चिरनीस, यह राजकीय पत्र व्यवहार तथा परगने का हिसाब रखने में राजा की सहायता करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाक्यान्वेष के बारे में पूछा जाता है कि वाक्यान्वेष क्या था, तो ये एक गुप्तचारी संगठन था दोस्तों, जो डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख का भी दायित्व रखता था। नेक्स्ट है दोस्तों दबीर या सुमंत, यह राज दरबार में नियम कानून की देखरेख करता था और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामले में राजा को सहायता प्रदान करता था दोस्तों। आगे देखते हैं न्यायाधीश, यह राजा के पश्चात न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। आगे है दोस्तों पंडित राव, यह पद परमार्थिक दोनों दानों यानी अनुदान से संबंधित था। शिवाजी के राज्य 16 प्रांतों में विभक्त था। केंद्रीय सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था दोस्तों, तो 16 प्रांतों में विभक्त था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन, राज्य प्रांत सरसूबा में बटा था, जिसका प्रमुख अधिकारी सरसूबेदार अथवा सरे कारकून अथवा मुख्य देश अधिकारी कहलाता था। प्रांत महालों में विभक्त था, जिसका मुख्य अधिकारी सर हवलदार कहलाता था। महाल में अनेक तरफ होते थे, जिनका प्रमुख हवलदार होता था। गांव यानी मौजा सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख पटेल या पाटिल कहलाता था और इसका सहायक कुलकर्णी था। तो प्रांतीय प्रशासन में जो है शिवाजी के सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों, तो गांव यानी मौजा थी। आगे देखते हैं राजस्व व्यवस्था। मराठों की राजस्व व्यवस्था के मामले में शिवाजी ने मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था का अनुकरण किया था। 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने राजस्व निर्धारण करने का कार्य पूर्ण किया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा भूमि माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी जरीब के प्रयोग को प्रारंभ किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है कि काठी या मानक छड़ी का प्रयोग भूमि मापन में किसके द्वारा प्रारंभ किया, तो शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया। शिवाजी ने भू राजस्व को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया, लेकिन अन्य कर चुंगी कर को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाए गए कर। चौथ, पहला था दोस्तों चौथ। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट के मुगल क्षेत्रों पर कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की। यह कर भू राजस्व का 1/4 होता था, इसलिए इसे चौथाई या चौथ कहा जाने लगा। सरदेशमुखी, यह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। यह पड़ोसी राज्य की आय का 10% या 10वां हिस्सा था। यह कर शिवाजी उस क्षेत्र के सबसे बड़े देशमुख सरदेशमुख होने के कारण लेते थे। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी, यह एक उपकर था। नेक्स्ट है दोस्तों कर्जा पट्टी या जस्ती पट्टी, यह जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। आगे है दोस्तों बाबती, चौथ का आय का 1/4 भाग राजा के लिए होता था। सहोत्रा, चौथ की आय का 6% भाग जो है पंत सचिव के लिए होता था। और नादगुंडा, चौथ की आय का 3% राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। आगे देखते हैं दोस्तों सैन्य प्रशासन। शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी सेना रखने की व्यवस्था प्रारंभ की। शिवाजी अपने अस्थायी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान यानी सरंजाम भी दिए जाते थे। सेना में कड़ा अनुशासन था और किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले जाने की अनुमति नहीं थी। युद्ध में प्रत्येक सैनिक द्वारा लूटे गए माल का संपूर्ण विवरण रखा जाता था। शिवाजी ने एक बृहद मराठा सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी सेना और तोपखाना शामिल थे। इनका विवरण इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। घुड़सवार, इसमें 30 से 40 हजार घुड़सवार सैनिक शामिल थे। घुड़सवार सैनिकों को 2 भागों में बांटा गया, पहला बारगीर और दूसरा सिलेदार। बारदीर ये अस्थायी घुड़सवार सेना सैनिक थे। इन्हें सरकारी वेतन दिया जाता था और इन्हें पागा कहा जाता था। दूसरा है दोस्तों वो अस्थायी सैनिक थे। सिलेदार क्या थे, वो अस्थायी सैनिक थे तथा स्वयं ही अपने घोड़ों तथा हथियारों का प्रबंध करते
थे। पैदल सेना, शिवाजी की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक थे। सैन्य संरचना में नायक, हवलदार, जमादार इत्यादि अधिकारी होते थे। हाथी, शिवाजी की सेना में 1300 हाथी शामिल थे जो मैदानी युद्धों में भाग लेते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, तोपखाना। शिवाजी के पास एक शक्तिशाली तोपखाना था जिसमें 80 तोपें थी। फ्रांसीसी सेना के आधार पर इसका गठन किया गया था। मराठा सैन्य किलों का उत्तरदायित्व 3 समकक्ष अधिकारियों को दिया जाता था। पहला है दोस्तों हवलदार। यह पहाड़ी दुर्ग और आसपास के क्षेत्र हवलदारों के अधीन होते थे। सरे नौबत, यह संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है सरे नौबत क्या है, तो यह संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। सबनीस, यह नागरिक यानी वो सैनिक तथा राजस्व प्रशासन का कार्य संभालता था जो ब्राह्मण होते थे। यानी सबनीस जो है वो जात के ब्राह्मण ही होते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, रसद और सैनिक सामग्री की देख रेख कारखनावीस करता था। मावला सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों कि जो है शिवाजी के अंगरक्षक कौन थे, तो मावली सैनिक जो मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के समय संभाजी पनहाल के किले में कैद था। शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा, लेकिन 20 जुलाई 1680 को संभाजी सेनापति हम्मीराव मोहित की सहायता से राजा राम को गद्दी से अपदस्थ कर स्वयं पद पर आसीन हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारी निम्न रूप से थे दोस्तों। पहला है संभाजी, 1680 से 89। इसके शासनकाल में षड्यंत्र और विद्रोह बहुत अधिक हुए और इन्होंने ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को संरक्षण प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। संभाजी की हत्या के पश्चात मराठा मंत्री परिषद ने राजा राम को कैद से मुक्त करके शासक घोषित किया, किंतु क्योंकि संभाजी का पुत्र शाह अल्पवयस्क था, शाहू जो है अल्पवयस्क था। आगे देखते हैं राजा राम। राजा राम 1689 से लेकर 1700। इसने मुगलों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु रायगढ़ का स्थान पर दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में स्थित जिंजी को आधार बनाया, उसे अपनी राजधानी घोषित की। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई और उसके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया और राजा राम की विधवा ताराबाई उसकी संरक्षिका बन गई। आगे देखते हैं दोस्तों, ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक रही। इसके शासनकाल में मराठों का पुनः उत्थान हुआ तथा सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि स्थानों पर मराठों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मराठों में इसी समय आंतरिक युद्ध प्रारंभ हुआ। संभाजी के पुत्र शाहू ने मराठा गद्दी पर अपना दावा पेश किया और इस गद्दी के संघर्ष में शाहू एवं ताराबाई के मध्य 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ और शाहू विजयी होकर मराठा शासक बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहू 1707 से 49 में। इसका राज्याभिषेक फरवरी 1708 ईस्वी में सतारा में हुआ और यही स्थान मराठों की राजधानी बनी। 1708 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करनी यानी सैन्य व्यवस्थापक पद पर आसीन किया और 1713 में उन्हें पेशवा बना दिया गया। किसे दोस्तों, तो बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बनने के पश्चात धीरे धीरे पेशवा पद मराठा राजनीति का प्रमुख पद बन गया। छत्रपति पद लगभग गौण हो गया। 1750 में बालाजी विश्वनाथ और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई संगोली की संधि के पश्चात पेशवा मराठा संघ का वास्तविक प्रमुख बन गया दोस्तों 1750 में। आगे देखते हैं, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे। मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का विवरण इस रूप में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक दोस्तों।
बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना जीवन एक छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया और धीरे धीरे एक बड़े अधिकारी के रूप में स्वयं को स्थापित किया। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या प्रमुख प्रधान का पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ ने धीरे धीरे साहू का और अपना अधिपत्य मराठा सरदारों तथा महाराष्ट्र पर स्थापित कर लिया। केवल कोल्हापुर के दक्षिण के क्षेत्रों पर राजा राम के वंशजों का शासन था। पेशवा अपने हाथों में शक्ति का संकेंद्रण कर लिया और अन्य मंत्री तथा सरदार उसके सामने प्रभावहीन हो गए। वस्तुतः वह और उसका बेटा बाजीराव प्रथम ने पेशवा को मराठा साम्राज्य का कार्यकारी प्रधान बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा लाभ उठाया। उसने दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए जुल्फिकार खां को मना लिया। अंत में उसने सैयद बंधुओं के साथ समझौता किया और उस समझौते के अनुसार वे सभी क्षेत्र जो पहले शिवाजी के राज्य के भाग थे साहू को वापस कर दिए गए। आगे देखते हैं दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ अपने नेतृत्व में एक मराठा फौज के साथ 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन अली खां के साथ दिल्ली गया और फर्रुखसियार के विरुद्ध सैयद बंधुओं की सहायता की। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है और उनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को। आगे देखते हैं दोस्तों, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक इनका शासन रहा। दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा के पद पर आसीन हुआ। युवा होने के साथ ही बाजीराव एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति तथा महत्वाकांक्षी और चतुर राजनेता था। उसे शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड आदि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी काल में मराठों के गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवार में प्रमुखता प्राप्त की। बाजीराव प्रथम जीवन पर्यंत ने दक्कन में निजामुल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता रहा। अंततः दोनों सेनाओं के मध्य हुए युद्ध में निजामुल मुल्क की पराजय हुई और उसे मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य होना पड़ा। आगे देखते हैं दोस्तों, बाजीराव प्रथम ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली अभियान जारी रखते हुए उन्हें पराजित किया। साथ ही पुर्तगालियों के विरुद्ध भी एक सशक्त अभियान का प्रारंभ करते हुए सिलसिट और बसई पर मराठों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हालांकि पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का अधिकार पूर्व के भांति बना रहा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 ईस्वी में हो गई, यानी 20 से 40 तक जो है लगभग 20 साल तक इनका शासन रहा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख मराठा सरदार कौन कौन थे दोस्तों, तो मराठा सरदार में गायकवाड़, होलकर और भोसले थे। संबंधित क्षेत्र देखते हैं तो गायकवाड़ का क्षेत्र बड़ौदा वाला क्षेत्र था दोस्तों, होलकर का इंदौर वाला और भोसले का नागपुर वाला क्षेत्र था। इसमें मराठा सरदार कौन थे, सिंधिया थे दोस्तों गायकवाड़ वाले, और होलकर वाले का पेशवा था। संबंधित क्षेत्र ग्वालियर, संबंधित क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, सिंधिया का देखते हैं दोस्तों तो ग्वालियर, और पेशवा का जो है पूना था दोस्तों। तो इसमें जो मुख्य रूप से 5 क्षेत्र में गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया और पेशवा थे दोस्तों। गायकवाड़ का संबंधित क्षेत्र बड़ौदा, होलकर का संबंधित क्षेत्र इंदौर, भोसले का नागपुर और सिंधिया का ग्वालियर और पेशवा का पूना था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बाजीराव 1740 से 61 तक इनका शासन रहा दोस्तों। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका 18 वर्ष का पुत्र बाजीराव पेशवा बना। भारतीय इतिहास में इन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। 1749 में मराठा शासक साहू की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव ने स्वयं की सरकार का मुख्यालय पुणे यानी पूना में स्थानांतरित किया। इन्होंने अपने पिता के अनुसरण करते हुए मराठा शक्ति को विभिन्न दिशाओं में विस्तार किया। बालाजी बाजीराव ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठों के अधिकार को मजबूती प्रदान की। उसने निरंतर बंगाल पर आक्रमण किया और 1751 में बंगाल के नवाब को बेबस होकर उड़ीसा मराठों को देना पड़ गया था दोस्तों। बालाजी बाजीराव ने हैदराबाद के निज़ाम को 1752 ईस्वी में उदयगिरी, जो कि भोपाल में दोस्तों
वहां हराया और निजाम को जो है 62 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंपना पड़ा। तो बालाजी बाजीराव का भी बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों मराठा साम्राज्य में। आगे देखते हैं दोस्तों, इस युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु जून 1761 में हुई। पानीपत की तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को बालाजी बाजीराव के काल की प्रमुख घटना थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव के काल में हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानों के मध्य हुआ था। इस युद्ध के में मराठों का नेतृत्व पेशवा के अल्पवयस्क पुत्र विश्वासराव और उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो वहीं अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई और अफगानी विजय हुए। इस युद्ध में पेशवा का पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ तथा अनेक मराठा सेनापति, लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को रोहेलखंड के नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला सहित अन्य का भी समर्थन प्राप्त हुआ। तो वहीं जाटों, सूरजमल, राजपूतों एवं सिखों ने मराठों की सहायता प्रदान नहीं की थी दोस्तों। आगे देखते हैं माधवराव प्रथम। बालाजी बाजीराव के पश्चात 17 वर्षीय माधवराव प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। वह एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। 11 वर्ष की अवधि में ही उसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया तथा उसे चौथ देने हेतु बाध्य किया। साथ ही मैसूर के हैदर अली को भी चौथ देने हेतु बाध्य होना पड़ा था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1771 में अंग्रेजों के संरक्षण को त्याग कर मराठों के संरक्षण को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद से दिल्ली वापस आ गया। इसी दौरान 1771 ईस्वी में क्षय रोग के कारण माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई। क्षय रोग यानी टीबी दोस्तों, टीबी रोग के कारण जो है माधवराव की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, नारायण राव 1772-73 तक शासन में रहा दोस्तों। पुणे में बालाजी बाजीराव के छोटे भाई रघुनाथ राव और माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष में नारायण राव 1773 ईस्वी में मारा गया दोस्तों। आगे देखते हैं रघुनाथ राव 1773 ईस्वी में पेशवा बना, किंतु नाना फडणवीस की सहायता से नारायण का पुत्र माधव नारायण राव पेशवा नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, माधव नारायण राव पेशवा बना, जिससे क्षुब्ध होकर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास चला गया और उनकी सहायता से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधव नारायण राव के समय हुआ दोस्तों। माधव नारायण राव की कम आयु के कारण मराठा राज्य की देखभाल 12 भाई सभा नाम की परिषद को सौंपा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कौन से मराठा सरदार के समय जो है 12 भाई सभा नामक परिषद गठन किया गया था, तो माधव नारायण राव। इस युद्ध के दो मुख्य सदस्य महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे। इसी समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ दोस्तों। के प्रारंभ होने का कारण मराठों की आपसी कलह और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1775 से 82 के बीच। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने पेशवा पद के लिए माधवराव द्वितीय के विरुद्ध रघुनाथ राव राघोबा के दावे का समर्थन किया। उस समय अधिकतर मराठा सरदार किशोर पेशवा, माधवराव द्वितीय, माधव नारायण राव और मराठा नेता फडणवीस के समर्थक थे। 1775 में राघोबा और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। 1776 ईस्वी में नाना फडणवीस तथा अंग्रेजों के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसे बम्बई सरकार ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात दोनों पक्षों के बीच बड़गांव नामक स्थान पर युद्ध हुआ और अंग्रेजी सेना पराजित हुई तथा दोनों पक्षों के मध्य बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई और अंग्रेजों ने 1773 के बाद मराठों को जीते गए प्रदेशों को वापस देने का वचन दिया।
बड़गांव के अपमानजनक संधि को वारेन हेस्टिंग ने मानने से इनकार कर दिया और निरंतर युद्ध को जारी रखा। अंततः 1780 में अंग्रेजों को अहमदाबाद, गुजरात और ग्वालियर जीतने में सफलता मिल गई, लेकिन 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेजों तथा महादजी सिंधिया के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। तो 1782 ईस्वी में किस संधि के अंतर्गत जो है ये युद्ध समाप्त हो गया दोस्तों? तो सालबाई संधि के अंतर्गत। किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के बीच मराठा सरदारों और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित मराठा सरदारों के साथ निम्न संधियां की गई। 1803 में भोसले और अंग्रेजों के मध्य देवगांव की संधि हुई। 1803 में ही सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। 1804 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य राजपुर घाट की संधि हुई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य को अपनी अधीन करते हुए उस पर श्रेष्ठता स्थापित की। आगे देखते हैं दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के मध्य हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत का गवर्नर जनरल बनने के पश्चात मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया, उन्हें अंग्रेजी राज में विलय करने का प्रयास किया। उसने पिंडारियों के दमन हेतु प्रमुख मराठा क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए। किसने दोस्तों? तो भारतीय गवर्नर जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। भोसले द्वारा 1816 से पूर्व ही अंग्रेजों के साथ नागपुर की संधि की स्वीकार किया जा चुका था। आगे देखते हैं दोस्तों 1817 में अंग्रेजों द्वारा सिंधिया के साथ की गई ग्वालियर की संधि के फलस्वरूप सिंधिया को चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित राज्यों से अपना प्रभाव हटाना पड़ा और जून 1817 में जो है अंग्रेजों ने पेशवा को मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्यागने का आदेश दे दिया। दोस्तों इन सभी परिस्थितियों ने अंग्रेजों व विभिन्न मराठा सरदारों के मध्य युद्ध की शुरुआत की और परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति को पूर्ण रूप से समापन हो गया। पेशवा बाजीराव 1818 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। दोस्तों अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया तथा पूना का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। कब दोस्तों? 1818 में। 1853 में बिठूर में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। कब दोस्तों? 1853 में। आगे देखते हैं दोस्तों पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1818 तक। दोस्तों माधव नारायण राव की मृत्यु 1795 ईस्वी के पश्चात रघुनाथ राव राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। वह एक अयोग्य शासक था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ दिसंबर 1802 ईस्वी में बैसीन की संधि की थी, लेकिन सिंधिया और भोसले जैसे मराठा सरदारों ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों ने अपनी चतुर कूटनीति के द्वारा आपस में संघर्षरत मराठा सरदारों को विभाजित कर दिया तथा उन्हें 1803-06 तक तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 में पराजित कर दिया। तत्पश्चात अन्य मराठा राज्यों का यथास्वरूप रहने दिया गया, परंतु पेशवा वंशावली को समाप्त कर दिया गया। मराठा साम्राज्य के पतन के कारण देखते हैं दोस्तों क्या क्या कारण थे। तो मराठा साम्राज्य के पतन का मूल कारण यह था कि मराठा साम्राज्य उसी पतोन्मुख समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधि करता था। दोनों ही एक प्रकार के अंतर्भूत स्थितियों के शिकार थे। आगे देखते हैं दोस्तों मराठा सरदार भी अधिक सीमा तक मुगल सामंतों के भौती थे। जैसे सरजामी व्यवस्था जागीर भी मुगल प्रणाली के समान थी। मराठा सरदार मुगल सामंतों की अपेक्षा कम अनुशासित थे। मराठा सरदारों ने एक नई अर्थव्यवस्था को विकसित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में असफल रहे। उन्होंने व्यापार और उद्योग में कोई रुचि नहीं दिखाई। मराठों के राजस्व प्रणाली और प्रशासन बिल्कुल मुगलों के भौतिक थे। मुगलों के भौतिक मराठा शासक भी दयनीय किसान से राजस्व वसूल करने को तत्पर दिखाई दिए। उन्होंने कृषि उत्पादन का आधा भाग कर के रूप में लिया।
मुगलों के विपरीत मराठा महाराष्ट्र से बाहर भी जनता को जो सुचारू प्रशासन प्रदान करने में विफल रहे। मुगलों की तुलना में वे भारतीय जनता में निष्ठा की भावना को अधिक मात्रा में जागृत नहीं कर सके। मराठों का अधिकार क्षेत्र भी बल पर आधारित था। उदीयमान ब्रिटिश सत्ता का मुकाबला मराठे केवल अपने राज्य को एक आधुनिक राज्य में रूपांतरित करके ही कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाकर प्लीज़ जाकर जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों।